तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर साउंड। तो काफ़ी टाइम से मुझसे बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट करा, बहुत लोगों ने मैसेज डाला, कमेंट करा कि सर प्लीज़ साउंड करा दो, साउंड करा दो, साउंड कराओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउंड चैप्टर, जो काफ़ी अवेटेड लेक्चर रहा है हमारे इस साल का। क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है तो इस साल मैंने क्लास 9th का एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है। सारा कुछ मैंने क्लास 10th बोर्ड्स के लिए डाला हुआ है, सारा कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट PYQs एंड एवरीथिंग। बट इस साल 9th के लिए मेरे को मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आपने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट किया और आपकी लगन और मेहनत देखकर मुझे भी, मैं यहाँ पे बाउंड हो गया, कंपेल हो गया कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। जब मेरे बच्चे इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए कि मैं आपके लिए साउंड चैप्टर करा दूं। तो साउंड चैप्टर करने के लिए सबसे पहले तो मेरे चैनल पे, इस फाउंडेशन फिज़िक्स वाले चैनल के ऊपर जितने भी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं क्लास 9th के लिए, उनमें मेरे को लगता है केवल ये चैप्टर ही रह गया था। क्योंकि सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया है। इवन आपका स्कूल एग्ज़ाम भी उससे अच्छे से हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर ये रह गया था, इसे भी करना बाकी रह गया था। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं सच बताऊं तो, कि मैं इसे कराऊं। बट आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट करा, इतना मैसेज करा मेरे को, जिसके कारण मैं कंपेल हो गया कि नहीं, मुझे भी लगने लगा कि अब मुझे ये चैप्टर डालना ही पड़ेगा, वरना बच्चे मेरे नाराज़ हो जाएंगे और फिर बच्चों को नाराज़ करना नहीं है मुझे। तो इसीलिए आज ये आपके सामने साउंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखो, क्लास 9th में साउंड चैप्टर में तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम उसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ये कोई वन शॉट नहीं है, पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आप एक प्रॉपर कोचिंग में पेड बैचेस में आपको मिलता है। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर कोई परचेजेस करने के लिए कह रहा है इस चैनल के ऊपर, या फिर अगर आपको किसी दूसरे चैनल पे या फिर किसी दूसरे ऐप पे परचेस करने के लिए कह रहा है कोर्सेज क्लास 9th की, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आप जिस तरह से एक ऑनलाइन बैच में पढ़ते हो, पे करके पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें कुछ भी मिस नहीं होगा। आप मैच कर लेना अपने बुक से, आप जहाँ भी कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से एक बार आप मैच करके दिखा देना कि वहाँ से कुछ मिस हुआ या फिर नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर। देखो, साउंड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले वेव्स के बारे में। व्हाट आर वेव्स, उसके बाद ही हम साउंड पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेव समझेंगे। क्या है वेव्स? देखो, वेव्स क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो अपने साथ साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का तरीका। ये क्या है? ये वेव्स है। वेव्स एक तरीका है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस। व्हाट आर वेव्स? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट transfers energy, from one point to another point, from one point to another point without the transfer of matter कह लो या पार्टिकल्स कह लो, ठीक है। समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। पहले इतना जो कुछ मैं करा रहा हूँ यहाँ, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो एक एक करके। अचानक से आप सब कुछ नहीं समझ जाएंगे। शायद ये वेव्स भी आप पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे कि वेव्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेव्स तो आपने पढ़ रखा होगा, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। बट वेव्स एक्चुअल में क्या है, इसे समझने के लिए आप मेरे को थोड़ा टाइम दो और खुद को थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ आने लगेंगी। तो वेव्स क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक रबर है, रबर को स्ट्रेच करो, ठीक है। स्ट्रेच करके रबर को यहाँ से नीचे करके छोड़ दो। अब देखना ये वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन के कारण क्या है, इस वाइब्रेशन के पीछे का रीज़न क्या है? आपने खींच करके इसको छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करने लगा। अब देखना जो एनर्जी होगा ना इसमें, वो ट्रांसफ़र होने लगता है। तो इसे हम कहते हैं वेव्स। एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल है छोटा सा, ये एक पार्टिकल है,
ठीक है। अब ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है या फिर अगल बगल में इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके बगल का जो पार्टिकल होगा ना, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के बाद हिट हो जाएगा। दैट मीन्स जब ये पार्टिकल उधर जाएगा तो इस पार्टिकल को हिट करेगा, तो ये पार्टिकल भी आगे मूव करके इसके बगल वाले पार्टिकल को हिट करेगा, फिर ये पार्टिकल भी मूव करके इधर इसके बगल वाले पार्टिकल को हिट करेगा। तो जब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इस तरह के मोशन में होंगे, कुछ इस तरह के मोशन में होंगे, तो सारे पार्टिकल्स आपको अपने ही पोजीशन पे मोशन कर रहे हो दिख रहे होंगे, इस तरह से ये मोशन कर रहे दिख रहे होंगे। तो इन सारे मोशन को जब तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हें एक वेव्स की तरह फॉर्म मिलेगा। जैसे पानी के अंदर देखो वेव्स इस तरह का बन रहा होता है, कुछ इस टाइप में वेव्स बन रहा होता है पानी के अंदर, जैसे एयर वेव्स मान लो, वाटर वेव्स मान लो, या फिर एक कपड़ा लो, वो आपका हैंग किया और उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्लोली मूव कराओ, तो देखना आप ये वेव्स आप बना रहे हो। तो ये क्या है, ये डिस्टर्बेंस है। आप क्या कर रहे हो, आप कपड़े को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसा शेप ले रहा है, तो ये क्या है, ये वेव्स है। तो वेव्स को हम क्या कहते हैं, वेव्स को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, धीरे धीरे आगे आपको समझ में आने लगी कि वेव्स क्या है। वेव्स कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप मैटर के फॉर्म में देख सकते हैं या फिर इसमें कोई मास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेव एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जो शेप बनता है ना, शेप, या फिर आप मान लो कि देखो वेव्स को समझने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं वेव्स को समझने के लिए। जैसे उसका वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में वो ऑसिलेट किया, उसका टाइम पीरियड क्या है, फिर उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये सारी चीज़ों से हम वेव को समझते हैं। तो वेव्स अभी के लिए समझ लीजिए कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरह से आप एक पेंडुलम को सस्पेंड कर रहे हो और पेंडुलम को इस तरह से हिट करो। जब ये हिट करोगे तो पेंडुलम का नीचे वाला बॉब ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या हुआ, ये डिस्टर्बेंस है। अब इस डिस्टर्बेंस के कारण एक वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस वेव को हम ग्राफ में शो करते हैं। तो ये वेव प्रोड्यूस होगा जो अपने साथ क्या कैरी करेगा, एनर्जी कैरी करेगा। कौन सा एनर्जी, एनर्जी बहुत टाइप्स के होंगे। मान लो साउंड एनर्जी कैरी कर रहा है, मान लो लाइट एनर्जी कैरी कर रहा है, या मान लो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कैरी कर रहा है ये। ठीक है, जैसे हीट, मान लीजिए हीट है, हीट वेव सुने हो, गर्मियों में हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रहा है। इसका क्या मतलब है, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जब टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है किसी रीजन का, तो जब हवा चलती है तो वो हीट को अपने साथ लेकर चली आती है ना। तो वो क्या हुआ, हीट क्या, हीट एनर्जी है। जब हवा चली तो वो हीट ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरे जगह। तो जब ये हीट का ट्रांसफर हुआ तो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो वेव क्या कर रहा है, वेव डिस्टर्ब कर रहा है इस रीजन के मीडियम पार्टिकल्स को कि ये आगे ट्रांसफर हो जाए। फिर ये पार्टिकल जब आगे जाते हैं तो दूसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, फिर वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। बट दूसरा वाला पार्टिकल ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका, फिर वो आगे चला जाएगा, फिर तीसरे पार्टिकल को हिट करके उसे भी आगे कर देगा। तो वेव्स इस तरह से जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं और पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके ये एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं। बात समझ आई? तो ये होता है वेव। सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव एक डिस्टर्बेंस है। किसी भी पार्टिकल को या किसी भी चीज़ को आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है या वो एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे मैं देखो इस बोर्ड को यहाँ पे हिट करूँगा और तुम यहाँ पे अपना हाथ रखो, मैं इस बोर्ड को यहाँ पे हिट करूँगा, तुम वाइब्रेशंस यहाँ तक फील करना। तो जब मैं इस बोर्ड को यहाँ पे हिट कर रहा हूँ और एक हाथ यहाँ रखा हुआ हूँ, तो जब ये बोर्ड यहाँ पे हिट हुआ मुझे यहाँ वाइब्रेशन फील हुआ। तो हुआ क्या, मैंने इस बोर्ड के इस वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। तो जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब किया तो इसके बगल वाले पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, फिर ये पार्टिकल बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर इधर वाले पार्टिकल्स इस बगल वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये डिस्टर्बेंस के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। डिस्टर्ब हुआ तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फिर डिस्टर्ब हुआ फिर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक आ गया, तो ये मेरे को वहाँ पे फील हुआ। तो समझ आया वेव क्या है? वेव एक एनर्जी का ट्रांसफर करने का तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है। समझ आया? वेव क्या है? डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब वेव्स में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं वेव्स के। ठीक है, दो टाइप्स हैं वेव्स के, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ waves on the basis of medium। ठीक है, on the basis of medium हमारे पास दो टाइप्स हैं on the basis of medium। फर्स्ट वन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स
और दूसरा वेव है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो बच्चों मैकेनिकल वेव्स क्या है? कोई भी वेव जिसे चलने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत है। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं, फ्लोर पे चलते हैं, तो अगर वो फ्लोर नहीं रहेगा क्या हम हवा पे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह से जिस वेव को चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा उस वेव को कहेंगे हम मैकेनिकल वेव, ठीक। और जिस वेव को चलने के लिए कोई मैकेनिकल मीडियम का ज़रूरत ना पड़े, किसी मीडियम का ज़रूरत ना पड़े, उसे हम कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। अब जैसे जब हम वेव को चलने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वेव चलता है तो उस टर्म को हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव का चलना, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन। तो अब से मैं वर्ड यूज करूंगा प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या है? वेव दैट रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, दैट रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम चलने के लिए, मतलब फॉर इट्स प्रोपगेशन, फॉर इट्स प्रोपगेशन। डेफिनेशन एंड ऑल खुद से लिख लो, जो मैं पॉज करके मैं बोल रहा हूँ, पॉज करके आप लिखते चले जाओ। तो व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मतलब इसको चलने के लिए मीडियम का ज़रूरत है। मीडियम मतलब क्या? जैसे वाटर वेव देख लो, जब वाटर को सरफेस को, जैसे यहाँ मान लो नदी है, इस नदी के सरफेस में आप एक पत्थर मारो तो उस पत्थर के कारण एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वो डिस्टर्बेंस अब आगे की तरफ बढ़ेगा जिसके अंदर एनर्जी होगा, ठीक है। एनर्जी मतलब मान लीजिए वो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर। कोई भी पार्टिकल जब मोशन कर रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने क्या किया, एक पत्थर को पानी में डाला, तो जब पत्थर को पानी में डाला गया तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस बना। पहले बीच में सेंटर पे जहाँ पे पत्थर डालोगे वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस बनेगा, फिर उसके दूर में डिस्टर्बेंस बनेगा, फिर और दूर में बनेगा। मतलब वो डिस्टर्बेंस मूव करता जाएगा। जिस पार्ट को आपने डिस्टर्ब किया वो पार्ट अब आगे की तरफ फैलता जाएगा। तो वो डिस्टर्बेंस किस में फैल रहा है? पानी में फैल रहा है। तो उस डिस्टर्बेंस को चलने के लिए पानी के मीडियम का हेल्प लेना पड़ा। तो उस वाले मीडियम को, उस वाले वेव को हम कहेंगे क्या वेव? मैकेनिकल वेव्स। मतलब ऐसा कोई भी वेव जिसको चलने के लिए किसी भी तरह का मीडियम का रिक्वायरमेंट हो। अब वो मीडियम क्या क्या हो सकता है? वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको अभी वाटर वाला एग्जांपल, तो वहाँ पे मीडियम क्या था? वाटर था। वहाँ पे वाटर वेव्स चलेंगे, ठीक है, वाटर वेव्स में प्रोपगेट करेंगे। इसी तरह से जैसे मान लो कि सॉलिड मीडियम है, अभी मैंने आपको बोर्ड को पीट कर दिखाया था, तो मैं जब यहाँ पे बोर्ड को पीट कर रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस वहाँ पे जाकर आ रहा है, मेरे को वहाँ पे डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे जब पार्टिकल को डिस्टर्ब किया गया तो ये पार्टिकल खुद के साथ डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ा रहा है। जब आगे बढ़ा रहा है तो मतलब इस बोर्ड वाले मीडियम में ही बढ़ा रहा है ना। तो ये बोर्ड वाले मीडियम में पार्टिकल डिस्टर्बेंस बढ़ाया तो इसे मीडियम का ज़रूरत पड़ा। तो इस वाले वेव को, जो वेव इसके अंदर बना, उसे मीडियम का ज़रूरत पड़ा। ये सॉलिड मीडियम था, ठीक। और तीसरी बात, गैस में भी वेव्स ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे मैं जब बोर्ड को पीट रहा हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो जब मैं बोर्ड को यहाँ पीट रहा हूँ तो मुझे ये आवाज़ सुनाई दी। तो ये पीटने के साथ आवाज़ कैसे सुनाई दी मुझे? अब देखो मेरे आसपास क्या है? एयर है, यहाँ वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम का मतलब है कुछ भी नहीं। हम एयर और वैक्यूम को सेपरेट रखेंगे। आप अभी तक समझते होंगे वैक्यूम का मतलब खाली स्पेस, एयर का मतलब भी खाली स्पेस नहीं। एयर का मतलब है कि एयर है मीडियम में, वैक्यूम का मतलब कंप्लीटली खाली स्पेस, एम्प्टी। देखो हमारे सिलेबस में क्या है ना, हमारे सिलेबस में वैक्यूम और एयर को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, बट कहीं कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वैक्यूम को अलग रखते हैं और एयर अलग रखते हैं। एयर एक मीडियम है, वैक्यूम कुछ नहीं है। वैक्यूम खाली स्पेस, जैसे स्पेस, हम अर्थ के बाहर जब जाते हैं स्पेस में तो हम उसे स्पेस क्यों कहते हैं? हम स्पेस कहते हैं बिकॉज वहाँ खाली है, स्पेस है, एम्प्टी है, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना एयर के पार्टिकल्स है ना कुछ दूसरे पार्टिकल्स है, वो खाली जगह है, तो उसे हम स्पेस कहते हैं। अब यहाँ जैसे अर्थ में जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सांस ले पा रहा हूँ, आप भी सांस ले पा रहे हो, तो हमारे आसपास चारों तरफ एयर है, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हम एग्जैक्टली इसे वैक्यूम नहीं कह सकते। मतलब यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है पार्टिकल्स के फॉर्म में। अगर इन सारे पार्टिकल्स को यहाँ से निकाल लिया जाए तब ये स्पेस बनेगा, जिसे हम वैक्यूम कहेंगे। ठीक, समझ आ गया। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, आगे आएंगे उस बात पे, पहले ये समझ लो। जब मैं इस बोर्ड को पीट रहा था तो मेरे को आवाज़ें सुनाई दी, इस पीटने का आवाज़ सुनाई दिया। जैसे ड्रम को हिट करो, आपके स्कूल का बेल है ना, वो जब बेल रिंग होता है तो आपको साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड कैसे आ रहा है? बेल तो वहाँ ऊपर में है, वहाँ तक आपको साउंड कैसे सुनाई दिया? तो जब वहाँ पे बेल बजा तो वहाँ पे
जो मटेरियल वाइब्रेट हुआ तो उसके जब बेल रिंग हुआ तो उसके आसपास अगल बगल में बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए। ठीक है, डिस्टर्बेंस याद रखना, वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। उसके बगल में पार्टिकल्स थे, यहाँ पे बेल रिंग हुआ, बहुत तेजी से वाइब्रेट हुआ, यहाँ के पार्टिकल्स को हीट किया, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट हुआ, इस आगे वाले पार्टिकल को हीट किया, फिर ये पार्टिकल जब वाइब्रेट हुआ तो इस पार्टिकल को हीट किया, ये पार्टिकल जब वाइब्रेट हुआ तो आगे वाले तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। जब बेल रिंग हुआ या मैंने जब इसे पीटा तो यहाँ से एक एनर्जी निकला साउंड के फॉर्म में, है ना, वो एनर्जी अपने बगल वाले मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते 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 उसको ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र हुआ। जब ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे कान तक आया तो मैंने सुना उसे। तो यहाँ पर भी जो साउंड को या फिर जो भी वेव को ट्रेवल कराने के लिए मीडियम का इस्तेमाल हुआ है वो एयर है। दैट मीन्स हम जान चुके हैं कि जो वेव होता है, जो मैकेनिकल वेव है वो एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है। तो उस तरह के वेव्स को हम कहेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्ड से समझना, मैकेनिकल का मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मीडियम। तो जिस वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट हो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब इसका जस्ट अपोजिट नॉन मैकेनिकल, जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स, है ना। द वेव्स दैट do not require the waves that do not require any material medium for its propagation are called non-mechanical waves, देखो कितना सिंपल सा चीज़ है ये। मैकेनिकल का मतलब एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मीडियम। जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट हो दैट इज मैकेनिकल, जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट ना हो दैट इज नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव्स के अंदर, नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर कौन कौन से वेव्स आ जाएंगे? आप सोचो, जब सनलाइट हमारे अर्थ तक आती है तो वो कैसे आती होगी? अर्थ के बाहर एम्प्टी है, स्पेस है, तो सन जब वहाँ पे है और अर्थ और सन के बीच में स्पेस है, स्पेस का मतलब कुछ भी नहीं, खाली है, वैक्यूम है, तो वहाँ से लाइट वेव आ रही है। लाइट भी एक तरह का वेव है, तो लाइट एनर्जी का फॉर्म में है, लाइट एनर्जी वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो वो कैसे आई? वहाँ तो मीडियम है नहीं। तो इस बात से पता चला कि कुछ वेव्स ऐसे भी होते हैं जिनको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपका लाइट वेव, आपका एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। इन सारे वेव्स को हमें मीडियम को देने का ज़रूरत नहीं, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इस तरह के वेव्स को हम कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। कुछ एग्जांपल्स अगर लिखना चाहते हो मैकेनिकल वेव्स के अंदर तो एग्जांपल लिख लो। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हो जाएंगे साउंड वेव्स, साउंड को मीडियम का ज़रूरत पड़ेगा, साउंड इज़ द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स में लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख लो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल इन नेचर, बिकॉज इनको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे लाइट बताइए, लाइट कैसा वेव है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट आया तो वो नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगा। आप बताओ गामा रेज, अब बताओ एक्स रेज या रेडियो वेव्स या फिर इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब कुछ रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आते हैं, ईएम वेव्स कहते हैं इन्हें। मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल बताइए। बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और इसे मीडियम का ज़रूरत है। अगर मीडियम नहीं दोगे तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे तुम स्पेस पे चले जाओ और तुम स्पेस पे चिल्लाओ, जोर से अगर करके चिल्लाओगे तो तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अगर वहाँ मीडियम नहीं होगा, अगर तुम आ करके बोल रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, लेकिन साउंड में बोल बस मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिकॉज उसके बगल में कोई मीडियम है नहीं जो वेव को ट्रांसफ़र कर सके। आप कितना तेज़ से भी ताकत लगाकर चिल्ला दो,
स्पेस में आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिकॉज दिज आर मैकेनिकल वेव्स। उनको ट्रेवल करने के लिए, जब वहाँ से वेव ट्रेवल होकर आप तक आएगी एनर्जी लेकर के, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, जब वो एनर्जी लेकर आप तक आएगी तभी आपको आवाज़ सुनाई देगी, अदरवाइज आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो स्पेस में हम साउंड वेव्स को ट्रेवल नहीं करा सकते, बिकॉज स्पेस इज एम्प्टी एंड साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। एनसीईआरटी में आपका एक एक्टिविटी भी दिया गया है, साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, इसे प्रूफ करने के लिए वो हम आगे करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम के बेसिस पे हम वेव्स को दो कैटेगरीज में बांटेंगे, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। बट वेव्स जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से प्रोपगेट करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम वेव्स को दो और कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। देखो दोनों कैटेगरी अलग अलग है ना, दोनों को मिक्स मत करना। आपके स्कूल्स में या फिर कहीं भी लोग पढ़ा रहे हैं तो देख लेना कि सब एक साथ पढ़ा रहे हैं या फिर अलग अलग कैटेगरी, क्योंकि देखो एक साथ पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है कि आप समझ जाओगे लेकिन कन्फ्यूजन रह जाएगा। ये मैकेनिकल है, जैसे आपको मैं बोलूँ कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है ना, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो आप बोलना सर आप तो अभी बता रहे थे लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ट्रांसवर्स कैसे हुआ, है ना। ये वाला डाउट रह जाता है, इसीलिए दोनों का कैटेगरी अलग है, ठीक है, दोनों का कैटेगरी अलग है। एक को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, और दूसरे को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वे इट ट्रेवल्स, वो किस तरीके से चल रहा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है या फिर तेज़ी से चल रहा है या फिर वाइब्रेट होकर चल रहा है। तो इस तरह से भी वेव्स चलते हैं। तो चलने के बेसिस पर आप वेव्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे लाइट वेव्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे या कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है लाइट को प्रोपगेशन के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट मूव्स, कैसे चलता है ये। तो पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नंबर 2 होता है ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ समझना। कोई वेव है आपके पास और ये वेव का वाइब्रेशन, ये जो पार्टिकल है आपके पास, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन टू एंड फ्रो हो रहा है, आगे पीछे। ये पार्टिकल कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक। तो जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो इसके बगल में बेचारा एक और पार्टिकल होगा, ये इस पार्टिकल को हिट करेगा तो ये भी टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने लगेगा। इसके बगल में एक और पार्टिकल होगा, ये भी टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है, हिट करेगा तो वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। इसके बगल में एक पार्टिकल होगा जो मस्त रेस्ट में बैठा होगा, ये जाएगा उसको हिट करेगा, फिर ये भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स, इस पेन को देखना, ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पर है, ये पार्टिकल आया, इसे हिट किया, वापस अपने पोजीशन पे आ गया। तो जब ये से हिट किया तो ये भी उधर गया, वापस आया, फिर उधर गया, फिर वापस आया। तो ये लगातार ये होता रहता है। ये पार्टिकल सबसे पहले देखो डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहले ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। तो जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो अपने बगल वाले पार्टिकल को जो रेस्ट पर था उसे भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये पार्टिकल को देखना, ब्लू वाले पार्टिकल को, ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, इसे हिट किया, हिट करके वापस मस्त अपने जगह पे आ गया, फिर गया, फिर वापस अपने मस्त अपने जगह पे आ जाएगा, फिर गया, फिर आ जाएगा। तो इस एक पार्टिकल का मोशन ऐसा है, ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये इस तरह के मोशन में वाइब्रेट कर रहा है। अब ये बेचारा बगल वाला पार्टिकल है, ये मस्त अपने पोजीशन पे था, रेस्ट पर था, ये ज़्यादा वाइब्रेट कर नहीं रहा था। तो जब ये पार्टिकल मस्ती में है, ये जाकर इसको हिट किया तो भाई तुम भी मस्ती में रहो, मैं मस्ती में हूँ तो तुझे भी मस्ती में रहना है, तो ये भी मस्ती में आ जाएगा, मतलब ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जाकर इसको हिट किया, अब ये भी टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, तो दोनों का मोशन कैसा होगा, ये हिट किया वापस गया, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पूरा कंप्लीट नहीं जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, बट ये हिट कर रहा है इसे, तो इसका वाइब्रेशन ये है, ठीक है, वाइब्रेशन ये है। और जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाइब्रेट कर रहा है। जब ये पार्टिकल इसको हिट किएगा तो ये भी पार्टिकल आगे गया, ये पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को भी हिट करेगा। तो जो वाइब्रेशन का डिस्टर्बेंस है वो इस तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस ऐसा चल रहा है। ये वेव का प्रोपगेशन इधर है, ये हिट करते करते पार्टिकल्स को आगे मोशन में ले आ रहा है, तो ये ऐसे से मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उधर है, वेव्स उधर चल रहा है और उधर ही ऑसिलेट हो रहा है।
तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, मतलब वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे। अब मान लो कि ये पार्टिकल जब हिट हुआ इसके कारण, तो एनर्जी का ट्रांसफर किधर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ? तो आप बोलोगे सीधा सीधा उस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आगे का पार्टिकल फिर आगे वाइब्रेट किया, फिर वो पार्टिकल आगे वाइब्रेट किया, तो डिस्टर्बेंस को ये कैरी फॉरवर्ड करता हुआ ले गया। तो किधर गया डिस्टर्बेंस गया इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। और ये पार्टिकल भी आगे की तरफ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो जिधर डिस्टर्बेंस जा रहा है उधर ही वाइब्रेशन है, जिधर डिस्टर्बेंस जा रहा है उधर ही वाइब्रेशन है। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो और उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी हो, मतलब पार्टिकल जिधर प्रोपगेट कर रहा हो और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट भी कर रहा हो, तो उस तरह के वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसको समझाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्लिंकी देखे हो, स्प्रिंग जैसा होता है, ये एक स्लिंकी है, स्प्रिंग का शेप का होता है, ये आपके स्कूल में होगा। बोलना अपने टीचर से कि सर दिखाइए प्लीज़ एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके स्लिंकी के साथ, तो आपके टीचर्स आपको दिखाएंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से विजुअली एनालाइज करा दूँ कि आपको समझ आ जाए। देखो मेरे पास ना तो स्मार्ट बोर्ड है ना इंटरेक्टिव पैनल है। इस चैप्टर को समझने के लिए विजुअली चीज़ें जो होती है ना, इसका एनिमेशन दिखा करके या फिर कुछ वीडियोस दिखा करके, ये ज़्यादा तरीके से समझ में आता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इमेजिन करवा दूँ, फील करा दूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो कोशिश करना, बस बने रहना फोकस के साथ और सीरियसनेस के साथ, तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। देखो मेरे पास एक स्लिंकी है। अब मैंने क्या किया, इस स्लिंकी को बहुत तेज़ी से झटका देकर पीछे कर दिया। मतलब ये स्लिंकी है मेरे पास, ये स्लिंकी, इसको पकड़ करके इधर से मैंने फिक्स कर दिया, इसे ज़मीन पे रख करके ऐसे फिक्स कर दिया और इसको तेज़ी से धक्का देकर वापस कर दिया। तो क्या होगा कि ये कंप्रेस होगा, ये स्लिंकी यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। जब बहुत तेज़ी से झटका दोगे ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा और वापस आएगा तो वापस फिर से खुल जाएगा ये, लेकिन ये कंप्रेशन आगे चला जाएगा, ठीक। तो जब इसे कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेशन आगे जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर ये भी वापस आ जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर कंप्रेस हुआ, फिर ये आगे जाएगा, तो आगे वाला पार्टिकल को फिर कंप्रेस करेगा। तो इस तरह से ये जो कंप्रेशन कहीं कहीं बनेगा, ये कहीं कहीं पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाएगा। आगे पढ़ाऊंगा मैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन, बाकी अभी समझ लो। जब स्लिंकी को बहुत तेज़ी से झटका दोगे आगे की तरफ, तो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी आगे गया, लेकिन आगे जाकर वापस ये पीछे आ जाएगा, वाइब्रेट होगा ना ये पार्टिकल, आगे जाकर वापस स्लिंकी का ये रीजन, ये वाला सर्कुलर रीजन, ये आगे गया फिर वापस आ गया। लेकिन जब ये आगे गया होगा तो इसके बगल वाले रिंग को भी ये डिस्टर्ब किया होगा, तो ये बगल वाला रिंग भी आगे जाकर के पीछे आया होगा, ऐसा हुआ होगा। तो जब ये पार्टिकल इस तरह से आगे पीछे मूव करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस भी आगे जाकर पीछे आ जाएगा, फिर आगे वाला डिस्टर्बेंस आगे जाकर पीछे आ जाएगा, फिर उससे आगे वाला डिस्टर्बेंस आगे जाकर पीछे आ जाएगा। तो देखना कहीं पर भी ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल पूरा ट्रेवल करते आगे नहीं जाएगा, ये पार्टिकल पूरा ट्रेवल करता हुआ आगे तक नहीं जाएगा, ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, वापस आ जाएगा। तो इसे डिस्प्लेस कर देगा, फिर ये डिस्प्लेस करेगा बगल वाले पार्टिकल को, फिर वापस आ जाएगा, फिर ये बगल वाला पार्टिकल आगे को डिस्प्लेस करेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इन सारे पार्टिकल्स का मोशन, इन सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो रहा होगा, आगे पीछे, बट डिस्टर्बेंस पूरा आगे तक जा रहा होगा, यहाँ तक आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा। तो इस तरह के वेव्स यहाँ पे आप इसे बहुत तेज़ी से देखोगे ना, बहुत तेज़ी से आप विजुअलाइज करोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कुछ इस तरह से, बहुत तेज़ी से ये पैटर्न आपको नज़र आएगा, ये वाला। तो ये जो पैटर्न नज़र आएगा इसे ही हम वेव्स कहते हैं। मतलब ये पैटर्न जो डिस्टर्बेंस कैरी हुआ आगे की तरफ, ये वेव की तरह आपको दिखेगा। वो देखे हो फेरी लाइट्स, जो कुमकुमा वाला बत्ती हम लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं दिवाली में, अगर उसको एक पैटर्न में देखो तो कभी ये बत्ती जला, कभी ये जला, कभी ये जला, तो एक वेव की तरह बनता है वो, ठीक है। एक पैटर्न होता है उसमें जलने का। तो एक्चुअली में दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये पूरा का पूरा लाइट्स यहाँ से लेकर वहाँ तक चल रहा है, बट ऐसा होता नहीं। ये लाइट जला, बुझा, फिर बगल वाला जला, फिर बुझा, फिर बगल वाला जला, फिर ऑफ हुआ। तो ये इतना स्पीड होता है कि आपको लगता है कि वेव की तरह चल रहा है, ये वेव की तरह दौड़ रहा है बहुत स्पीड में। लेकिन आप खड़ा होकर जब सामने से देखोगे तो लगेगा नहीं, ये तो जला फिर बुझा, ये पूरा एक से वहाँ तक नहीं गया, अपने पोजीशन को छोड़ कर वहाँ तक नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस सेट कर दे रहा है। मतलब ये जला फिर बुझ जाएगा, फिर बगल वाला चलेगा। तो डिस्टर्बेंस का पैटर्न आगे मूव करता है, कोई भी पार्टिकल आगे मूव नहीं करता। तो वेव में हमने वही पढ़ा था कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, बट यहाँ पे पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होंगे। चाहे आप कोई सा भी वेव ले लो, किसी भी तरह के वेव में, चाहे वो मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ट्रांसवर्स वेव हो, सारे केसेस में केवल एनर्जी या डिस्टर्बेंस ही आगे जाता है। डिस्टर्बेंस या एनर्जी ही एक पॉइंट से, ये फर्स्ट पॉइंट है, मान लो ये दूसरा पॉइंट इधर है,
एक एंड से दूसरे एंड तक केवल एनर्जी या फिर उसका डिस्टर्बेंस ही मूव करेगा। बट पार्टिकल्स जितने भी होंगे ये अपने ही पोजीशन पे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ये अपना पोजीशन छोड़ करके वहां तक नहीं जाएगा, ये ट्रेवल नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं करता, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि ये पार्टिकल यहाँ से वहाँ तक चला जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, साथ क्या जाता है, ये डिस्टर्बेंस को सेट कर देता है और एनर्जी और डिस्टर्बेंस आगे तक जाता है। तो इस तरह के वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब एग्जाम्पल डेफिनेशन लिख लो। द वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। द वेव्स इन विच, लिख लो, waves in which the direction से हम पहचानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, vibration of the particles is called longitudinal wave. Example, sound wave. Example में याद रखें कौन सा वेव, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ये साउंड वेव बिल्कुल उसी तरह से प्रोपोगेट करता है जिस तरह से मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। पार्टिकल्स केवल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर वो पार्टिकल जो डिस्टर्ब हुआ वो तीसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करके फिर वापस आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? कमेंट वमेंट किया करो भाई, मुझे भी समझ आता है ना ऐसे कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है। कमेंट लाइक ये सब बोलना पड़ता है यार आप लोगों को। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आ जाओ ट्रांसवर्स वेव पे। ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव है जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ये परपेंडिकुलर होता है। जैसे एक रस्सी लो, उस रस्सी को यहाँ पे बांध दो, ठीक है, दूसरे एंड पे बांध दो, और यहाँ पे आपके पास दूसरा एंड है। इस रस्सी को ज़ोर से ऊपर नीचे करो, आपको दिखेगा रस्सी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। बट इसके जो वेव्स बन रहे हैं आगे तक जा रहे हैं, मतलब वेव तो आगे तक बढ़ रहा है, बट इसका पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सीधा। ये वेव ऊपर नीचे, सॉरी पार्टिकल ऊपर नीचे है ना, लेकिन वेव आगे तक। केवल आप इस एंड को वेव डिस्टर्ब कर रहे हो, इस वाले एंड को डिस्टर्ब किया गया, लेकिन डिस्टर्बेंस वहाँ तक गया, वो पार्टिकल भी ऊपर नीचे हो रहा होगा कि नहीं? तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स प्रोपगेट कर रहे होते हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा होगा ऊपर एंड नीचे, अप एंड डाउन, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, बट इसका प्रोपगेशन आगे की तरफ होगा। इस तरीके के वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। द वेव्स दैट इज फॉर्म्ड इन वाटर सरफेस। आप वाटर के इस वाले एंड को ज़ोर ज़ोर से एक किसी कार्डबोर्ड से या फिर अपने हाथ से ऐसे हिलाओ। जब देखना कि जब ये वाटर को आप ऊपर नीचे हिला रहे हो इस तरह से, तो वेव्स बन रहा है। ये वेव्स ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये वेव्स आगे तक जाएगा। तो क्या आप जो पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स को यहाँ पे अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, क्या ये वाटर पार्टिकल चलकर आगे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा साथ में? इसके साथ डिस्टर्बेंस जाएगा आगे और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा आगे। बट पार्टिकल जहाँ पर थे वहीं पे रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक ठहरा हुआ पानी है, अब ठहरे हुए पानी में छोटा सा एक नाव बनाए हो ना पेपर से, छोटा सा एक नाव बना करके आप वहाँ पर रख दो, बट पानी ठहरा हुआ होना चाहिए, पानी को फ्लो मत करा देना, हमें वेव्स को समझना है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो अब वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे पानी के सरफेसेस को ऊपर नीचे करो, देखना तुम्हारा नाव भी ऊपर नीचे होगा, उसी पोजीशन पे होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहा होगा। दैट मीन्स जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, बट तुम देखना आगे तक वाइब्रेशन जा रहा है, वो जितना भी आपका वेव बन रहा होगा आगे तक बनता हुआ जा रहा है, मतलब प्रोपगेट उधर हो रहा है बट वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस तरीके के वेव्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो इसका, या फिर इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। वेव्स, द वेव्स इन विच the direction of propagation
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ particles is called as transverse waves. Example, all electromagnetic waves, जितने भी EM waves हैं हमारे पास, EM waves जितने भी हैं, like light waves, ठीक है, X rays, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारे वेव्स जो होते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। करेक्ट, समझ आ गया। तो ये हो गया हमारे पास वेव्स का क्लासिफिकेशन। अब इस पूरे में, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो अगर आप शेप या फिर डायग्राम से समझना चाहते हो तो ये रहा पार्टिकल, ये पार्टिकल का ट्रांसवर्स वेव में मोशन कैसा होगा, अप एंड डाउन, और प्रोपगेशन इधर होगा, ठीक है, इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे पार्टिकल और प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा होगा, तो इसे पैरेलल बोल सकते हैं। पैरेलल वे में ये चलेगा या प्रोपगेट करेगा, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन दोनों पैरेलल होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब कभी आप भूल जाओ तो कैसे याद करें, ये एल वर्ड से याद करना, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, और पैरेलल वर्ड में भी एल आता है, लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल। ट्रांसवर्स देखो ये टी से याद रखना, टी। परपेंडिकुलर को हम इस सिंबल से यूज करते हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, परपेंडिकुलर को, इसको पलट दो मतलब ये ट्रांसवर्स, तो इस सिंबल से याद रखना, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और एल से याद रखना, एल जो पैरेलल हम करते हैं ना, ये वाला, ये पैरेलल हम यूज करते हैं इस तरह से। जब भी हम मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम, ये लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में शॉर्ट में ऐसा। तो पैरेलल का मतलब हो गया एल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल। अगर कभी भूल गए तो ये चीज़ यूज करना, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत तरीके से। तो भाई ये तो हमारा कंप्लीट हो गया क्या, एक वेव का पहला पार्ट जो हमारा था, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एंड द मीडियम। अब हम आते हैं वापस से साउंड के ऊपर। हमें इस पूरे वेव्स में जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें हमें केवल साउंड को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो साउंड क्या है वो बताओ। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग को क्रिएट करता है, जिससे जिस एनर्जी के कारण हम सुन पाते हैं, ठीक है, हमारे कान में जो आवाज़ आती है या जो आवाज़ें आती हैं उन्हें हम सुन पाते हैं, तो वो एनर्जी के कारण ही हम सुन पाते हैं। तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम साउंड कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियर या सेंसेशन टू हियर, दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन टू हियर इज कॉल्ड एज साउंड। करेक्ट। फटाफट इसका डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। चलो लिखो इसको। पहला पॉइंट में डेफिनेशन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that creates a sensation to hear, करेक्ट। साउंड भी एक वेव है। दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन टू हियर, या फिर आप लिख सकते हो दैट हेल्प्स अस टू हियर। सेकेंड थिंग, कैसा साउंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कैसा कौन सा टाइप है साउंड का, साउंड किस तरह का वेव है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल है बच्चों। ये मैकेनिकल का मतलब क्या, जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है ट्रेवल करने के लिए। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। कैसा वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको समझ लो। हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक बेल लेंगे और उसको एक जार के अंदर रखेंगे। ग्लास का जार होगा, उस ग्लास के जार के अंदर हम उस इलेक्ट्रिक बेल को रखेंगे। ये हमारे पास एक ग्लास जार है, इस ग्लास जार को हम ऊपर से बंद कर देंगे और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर देंगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है और इस इलेक्ट्रिक बेल को हम ऑन करेंगे तो आपको रिंगिंग आवाज़ सुनाई देगा, रिंगिंग का साउंड सुनाई देगा आपको। जब ये इलेक्ट्रिक बेल ऑन होगा ना
तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी इसके अंदर से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर है, फिलहाल ये एयर भरा है इसके अंदर। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके अंदर से एयर को बाहर सक करेंगे, ठीक है, एयर को बाहर सक करेंगे, बाहर की तरफ एयर खींचेंगे और सारा का सारा एयर इसके अंदर से निकाल देंगे और इसको एयर टाइट कर देंगे। मतलब यहाँ पे अंदर में अब कुछ नहीं है, अब अंदर में क्या है, अब अंदर में वैक्यूम है, एयर नहीं है। बट अभी भी देखना, हम इस बेल को ऑफ नहीं करेंगे, अभी भी ये बेल ऑन ही रहेगा और ये रिंगिंग लगातार आपको सुनाई देगा। बट जैसे जैसे यहाँ से एयर निकलता जाएगा ये रिंगिंग का साउंड फेंट होता जाएगा, स्लो होता जाएगा या फिर धीमा होता जाएगा, समझ लो। तो साउंड धीरे धीरे कम होता जाएगा उसका। पहले बहुत हाई साउंड सुनाई देगा जब इसके अंदर एयर रहेगा। अब एयर एक मीडियम है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए ये मीडियम। तो जब तक एयर है तब तक साउंड उस मीडियम में ट्रेवल हो रहा है। तो जब तक एयर था तब तक साउंड चल रहा था, अच्छे से सुनाई दे रहा था। बट जैसे जैसे एयर को निकालते जाओगे तो धीरे धीरे साउंड कम होता जाएगा और एक बार सारा का सारा एयर बाहर आ गया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो देखना अभी भी ये बेल ऑन है बट ये सुनाई नहीं देगा आपको। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल या फिर टू प्रोपगेट। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिंगिंग ऑफ बेल, या फिर आपके स्कूल में जो बेल है, हाउ डज द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल और स्कूल बेल रीचेस योर एयर। तो आप समझा देना उसमें कि साउंड एक लॉन्गिट्यूड, एक मैकेनिकल वेव है और साउंड को मीडियम का रिक्वायरमेंट है ट्रेवल करने के लिए। तो जब स्कूल बेल ऑन होता है या फिर जब स्कूल बेल को ऑन करेंगे तो वो उस मीडियम से ट्रेवल करता हुआ हमारे तक आ जाता है। अब किस तरह से ट्रेवल करता है, हाउ इट प्रोपगेट्स। नाउ व्हाई इट प्रोपगेट्स का आंसर तो हमारे पास है दैट इट प्रोपगेट्स बिकॉज ऑफ द मीडियम। अब हाउ इट प्रोपगेट्स, तो उसके लिए हमें थोड़ा टेक्निकल टर्म सीखना पड़ेगा। कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है ना, हाई डेंसिटी रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है, ये सब समझाएंगे। पहले ये समझ लीजिए। तो साउंड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो साउंड क्या है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ऐसा वेव जिनको चलने के लिए मीडियम का जरूरत पड़े। थर्ड पॉइंट देखो, साउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन किस तरह का वेव है। तो साउंड एक कैसा वेव है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करा गया। आप एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, जानते हो ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, ये इस तरह से जैसे कांटा वाला चम्मच होता है ना, जिसमें केवल दो इस तरह से हेड्स निकले होते हैं, तो उसी शेप का एक ट्यूनिंग फॉर्क बनाया जाता है। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क। अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी। पहले जितना मैं बोल रहा हूँ उतना केवल समझते जाओ, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि साउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लेक्चर में आपको प्रॉपर तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया वेव क्या होता है, आप वेव अच्छे से समझ गए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ये सब। तो इसी तरह से थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। हम क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ से उठाएंगे और इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। किसी एक एंड में रबर के किसी मटेरियल से हिट करो। आपके पास स्कूल का रबर होता है ना, जो बड़ा सा, जिसे आप मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, उस बड़ा सा रबर में इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हिट करो। उसके बाद कान में लाकर उसको आवाज़ सुनो, आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देगा। ठीक है, वाइब्रेशन सुनाई देगा तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा वाइब्रेट कर, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, तो मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ क्या आपको लगे कि ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये करने लगा वाइब्रेशन, ये करने लगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है चीज़। ठीक है, वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगा। अब तुम क्या करो, तुम एक ग्लास लो, इस ग्लास में पानी भर दो, ऊपर तक इस ग्लास में भर दो पानी, यहाँ तक। जब तुम पानी भरोगे इसके अंदर और ये ट्यूनिंग फॉर्क ला करके इसके पानी के ऊपर वाले सरफेस पे जब टच करोगे, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा लगाना है आपको और पानी के ऊपर वाले सरफेस को टच करना है। ठीक, तो जब ये वाइब्रेशन दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा होगा। जैसे ही तुम ग्लास में इसका एक एंड, ट्यूनिंग फॉर्क का एक एंड को टच करोगे तो वाइब्रेट कर रहा था, तो ये वाटर का सरफेस भी अब वाइब्रेट करने लगा। और ये वाइब्रेट कैसे करने लगेगा, जब ऊपर से तुम देखोगे ना तो वाटर के सरफेस में इस तरह से वाटर के रिपल्स नजर आएंगे आपको, इस तरह से सर्कुलर सर्कुलर रीजन नजर आएंगे, जो वेव्स हम कहते हैं। इसे कहते हैं वाटर रिपल्स।
वाटर रिपल्स, वाटर रिपल्स। तो क्या हुआ, जैसे इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में लाया गया तो दूसरा मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगे। अब ये वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ पे जब वाइब्रेशन इसको टच कराया गया तो वाइब्रेट करने लगा और इस वाइब्रेशन के कारण यहाँ के पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि ये रीजन है वाइब्रेशन का, ये यहाँ से वेव्स बनना चालू होगा, कुछ ऐसा वेव्स आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे सर्कुलर रीजन में वेव्स आगे की तरफ बढ़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा कुछ मोशन दिखेगा वाटर सरफेस का, तो ये वाटर सरफेस का मोशन ऐसा हो रहा होगा, ये वाटर सरफेस का मोशन ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, इसका वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देगा। हम ये देख रहे हैं कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो ये पार्टिकल के मीडियम को डिस्टर्बेंस में सेट कर सकता है ना, क्योंकि वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेट द नेबरिंग पार्टिकल्स इन डिस्टर्बेंस। वी ऑल नो दिस कि अगर एक पार्टिकल है जो डिस्टर्ब्ड है, ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसके बगल में जो पार्टिकल होगा अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में आया तो वो भी डिस्टर्ब होकर के मूव करने लगेगा। तो हम ये जानना चाहते, देखो आपको देखने से ये पता नहीं चलेगा कि वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन को पता करने के लिए आपके पास दो कारण है, दो तरीके हैं फाइंड करने के लिए। एक तो ट्यूनिंग फॉर्क उठाओ, कान के पास लाकर लगाओ, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा वो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस पानी के सरफेस पे लगाओ, अगर ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो पानी के सरफेस भी वाइब्रेट करने लगेंगे। तो देखो ये पानी के रिपल्स बनने लगे, मतलब क्या हुआ कि ये भी वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये भी वाइब्रेट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या नहीं ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे ही तुम उसको अपने कान के पास लाओगे तो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगा। अब वो आवाज़ सुनाई देगा, उसको कैसे पता चले कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लो कि यहाँ पे एयर है, इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे एयर है और एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कुछ पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो इसके जस्ट कांटेक्ट में आएंगे, तो ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे। जब ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे तो कंप्रेस होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स होगा बगल में, जब ये डिस्टर्ब हो रहा होगा तो ये पार्टिकल को हिट करेगा, ये पार्टिकल इससे दूर चला जाएगा, इसके बगल में और भी पार्टिकल्स होंगे जिसके क्लोज ये आ जाएगा। मान लो ये एक पार्टिकल था, कहाँ गया दूसरा मार्कर, हाँ ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था इस ट्यूनिंग फॉर्क के बिल्कुल बगल में, और एक पार्टिकल यहाँ पे था। जैसे ही ये फॉर्क वाइब्रेट किया तो ये वाइब्रेशन के कारण ये ट्यूनिंग फॉर्क इस वाले पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया आगे। तो अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल बहुत पास पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए, बट अभी भी दूर वाले पार्टिकल्स तो अभी भी बहुत दूर में होंगे। इस तरह से दूर वाले पार्टिकल्स फिलहाल अभी दूर दूर में, ये अभी पास नहीं आए हैं, अभी ये ऑलरेडी दूर दूर में। तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे मूव किया, वापस अपने पोजीशन पे आ गया, फिर ये पार्टिकल इसे हिट करेगा, ये भी आगे जाएगा, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब ये इस तरह से आगे बढ़ेगा तो इस पार्टिकल को भी हिट करेगा और ये आगे वाले पार्टिकल को हिट करेगा, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको एक हाई प्रेशर रीजन दिखेगा और कहीं कहीं यहाँ पे आपको एक लो प्रेशर रीजन दिखेगा। तो ये हो गया हमारा एक लो प्रेशर रीजन, और इसके बगल में मान लो एक और हाई प्रेशर रीजन बन गया, बिकॉज आगे वाले पार्टिकल भी कंप्रेस हो रहे होंगे, तो एक हाई प्रेशर रीजन और बन गया। और इसी तरीके से बहुत सारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो ये पार्टिकल वाइब्रेट किस तरह कर रहे हैं, द नेचर और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसका किस तरह से है। ये सारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं कि ये जो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल आगे वाइब्रेट हुआ, फिर पीछे आ गया, फिर ये जब बगल वाले पार्टिकल को हिट किया जो यहाँ पे था, तो ये पार्टिकल भी आगे मूव किया और पीछे चला आया। ये भी जब इसके बगल वाले पार्टिकल को हिट करेगा, ये पार्टिकल भी आगे जाएगा, फिर पीछे हट जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सारे पार्टिकल्स का कुछ ऐसा हुआ। और यहाँ पे आप सुन रहे हो, यहाँ पे तुम हो, तुम इसको सुन रहे हो, यहाँ पे अपने कान लगा करके, दिस इज़ योर ईयर, तुम अपने कान लगाकर यहाँ पर सुन रहे हो। तो जैसे ही तुम कान लगाकर सुनोगे तो पार्टिकल जो साउंड है, यहाँ से साउंड डिस्टर्ब होकर के आपके तरफ आया पार्टिकल्स के थ्रू। पार्टिकल्स ने साउंड को ट्रेवल कराया आगे, मतलब साउंड एक एनर्जी है ना, तो एनर्जी ट्रेवल हुआ विद दिस वेव, एनर्जी ट्रेवल हुआ तो आपको ये साउंड सुनाई दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है, आप यहाँ पर हो, साउंड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो ये साउंड ट्रेवल हुआ आप तक इस डायरेक्शन में। बट किस तरह से ट्रेवल हुआ, पार्टिकल्स वाइब्रेट होने के कारण, और पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं टू एंड फ्रो कुछ इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, पैरेलल है। तो इस वेव को हम इसीलिए क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। बात समझ आई,
साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसीलिए साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जितने भी तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो पार्टिकल्स अगर हैं बगल में, तो पार्टिकल्स को इसी तरह से वो कंप्रेस करते हैं, फिर वापस से वो लो प्रेशर रीजन बनाते हैं, फिर एक हाई प्रेशर रीजन बनाएंगे, फिर एक लो प्रेशर रीजन बनाएंगे। तो इस तरह से प्रेशर रीजन्स को बनाते हुए या हाई डेंसिटी लो डेंसिटी रीजन को बनाते हुए साउंड आगे प्रोपगेट करेंगे। तो साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है? साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, जब साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक मैकेनिकल वेव है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सारी बातें हमें समझ आ गई। ठीक, आगे हम बताएंगे अगर साउंड ये ट्रेवल हो रहा है तो साउंड का कुछ स्पीड होगा ट्रेवल करने का। जनरली साउंड का स्पीड 340 के आसपास होता है, 332 या 334 मीटर पर सेकेंड होता है अगर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाए तो, है ना। साउंड का स्पीड टेम्परेचर से, या फिर आप बोल सकते हैं कि सराउंडिंग जो भी जगह है, जो भी रीजन है, उसके टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड भी चेंज होता है। ठीक, तो साउंड का जनरल नॉर्मल स्पीड क्या है? ऑलमोस्ट 330 से लेकर के 350 तक आप मान सकते हो, 340 तक आप मान सकते हो, ये इसका स्पीड होता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ डज दिस साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब ध्यान से समझना ये चीज़, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको पता है जब किसी चीज़ को वाइब्रेट करा दिया जाए, वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन है। आपके पास एक ड्रम है, ये आपके पास एक ड्रम है, इस ड्रम के मेम्ब्रेन को ज़ोर ज़ोर से पीटो, आप देखना ये मेम्ब्रेन ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे। अब ऐसा करो, तुम इस ड्रम को सीधा कर लो और इसके ऊपर कुछ क्या बोलते हैं उसको, सैंड के पार्टिकल्स डाल लो ड्रम के ऊपर, और इस ड्रम को धीरे धीरे पीटो, ढक ठक 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 इस तरह से पीटो। तो देखना ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करने लगेंगे, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ना ऊपर वाला, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, और ये साउंड वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। आप अपने वोकल कॉर्ड को ऐसे टच करो और कुछ बोलने की कोशिश करो, कुछ भी बोलो, मैं अभी जो आवाज़ निकाल रहा हूँ वो भी मत निकालना, बट पता नहीं आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हो क्या, आपकी मम्मी बोलेगी क्या मेरा बेटा पागल हो गया क्या कर रहा है ये मास्टर, क्या पढ़ा रहा है इसे तो इसीलिए आप कुछ भी बोलो, यहाँ पे हाथ रख करके कुछ भी बोलो, आप देखना कि आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे। वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट हो रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और साउंड मेरे मुंह से निकल रहा है और इसके बगल में आसपास एयर है, एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं, फिर प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहे हैं और साउंड आगे प्रोपगेट हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड by how? Vibrating objects, by vibrating objects। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण ही प्रोड्यूस होता है। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पार्टिकल हो, कुछ भी हो, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल ले लो, जब मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से रबर वाले हिस्से पे हिट किया था तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगा, और जिसके कारण हमें साउंड सुनाई दिया। तो साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड नहीं होगा। रबर खींचो, रबर को खींच करके जोर से छोड़ दो, देखना ठंग सा एक आवाज़ आएगा, दैट मीन्स वो वाइब्रेट हुआ बहुत तेज़ी से, तब वो आवाज़ें आपको सुनाई दी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। याद रखना, वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, पार्टिकल भी मोशन में आ सकता है, ठीक है, कंप्लीट जो रबर है वो भी पार्टिकल में आ सकता है। तो अगर हम किसी पार्टिकल को बहुत ही रैपिड मोशन में वाइब्रेट कराते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है साउंड। क्लियर? साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसे प्रोड्यूस करने के लिए हम पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते हैं, तब साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो आई होप इतना तो क्लियर है आपको, बताओ समझ आ रहा है? अगर इसमें से एक भी कॉन्सेप्ट भाई आपको समझ आ गया तो आपके एक समझदारी पे एक लाइक, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ समझ आ रही है तो जितना समझ आ रहा है उतना कमेंट, जितना भी आपको समझ आ रहा है उतना कमेंट, और एक भी चीज़ समझ आ गई तो एक लाइक। बस मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आया, कितना समझ में नहीं आया। जिसको जिस लेवल पे समझ आया उस लेवल पे कमेंट कर दो, यस 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 सर सब कुछ समझ आ रहा है सर, पहली बार ऐसा लेक्चर मेरे को मिला है सर, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ आ गया कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे करना है। अब बताओ साउंड प्रोपगेट कैसे करता है?
साउंड ट्रेवल कैसे करता है। अब जब हमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझ आ गया है तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी समझना है हमें। आओ देखते हैं साउंड कैसे प्रोपगेट करता है। सेम एग्जाम्पल और सेम डायग्राम यूज़ करेंगे, सारे अलग अलग डायग्राम्स में आप समझ सकते हैं, बट ये मेरे को सबसे आसान डायग्राम ये लगता है, इसीलिए बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं साउंड का प्रोपगेशन को समझाने के लिए, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, साउंड जब क्रिएट हुआ, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हुआ या कुछ भी वाइब्रेट हुआ, तो ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क अपने बगल वाले पार्टिकल्स को, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, इसे सेट कर देगा डिस्टर्बेंस में। तो भाई ये डिस्टर्ब होंगे, आगे जाएंगे, बगल वाले पार्टिकल को हिट करेंगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर ये बगल वाला पार्टिकल आगे जाएगा, हिट किया, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब ये आगे बगल वाले पार्टिकल्स को हिट करते हुए एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो हर एक पार्टिकल अपने ही मोशन में, अपनी ही पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा होता है। मान लो हम इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल कह दें, तो क्या ये फर्स्ट पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आएगा? छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, आप आंसर करो। बताओ, अगर ये पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं तो क्या ये पार्टिकल एक पोजीशन से यहाँ तक, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता हुआ आ सकता है? तो आंसर होगा नहीं, ये नहीं आ सकता, क्योंकि साउंड या वेव, साउंड भी एक वेव है, जब साउंड प्रोपगेट करता है तो साउंड अपने साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, प्रेशर ट्रांसफ़र करता है, डेंसिटी ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, बट वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता मूव करके, मैटर एक ही जगह पे ऑसिलेट करता रहता है। बट हाँ, इस वेव के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप क्या बोल रहे हैं, आप ए बोले तो आपको ए सुनाई दिया, आप बी बोल रहे हो तो आपको बी सुनाई दिया, तो ये स्पीच वाला इंफॉर्मेशन, आप ए बोलने से, आपको ए बोलने से आप ए ही सुन रहे हो, आप ए बोलने से काखा घाघा नहीं सुन रहे हो, तो आपको ये जो सुनाई दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको बोला आपको समझ आया या नहीं, मैंने आपको अगर ये बोला कि क्या आपको समझ आया, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये कहाँ से आया, ये इसी वेव के अंदर इन्फॉर्मेशन था। तो साउंड क्या ट्रांसफ़र करता है या क्या चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, अपने अंदर से साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है, साउंड मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर सकता है, साउंड एनर्जी किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो अगर वो ट्रांसफ़र कर सकता है, साउंड डेंसिटी ट्रांसफ़र करता है, प्रेशर को ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, स्पीड का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्पीच का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या दूसरी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन से ये ट्रांसफ़र कर सकता है, बजाय एक चीज़ के, केवल और केवल एक चीज़ जो साउंड ट्रांसफ़र नहीं करेगा वो है ये पार्टिकल का, ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, मैटर का ट्रांसफ़र साउंड नहीं करता। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो जब ये पार्टिकल आगे हिट हुआ तो ये पार्टिकल देख रहे हो कहीं कहीं पे हाई डेंसिटी, जहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है वो एक हाई डेंसिटी रीजन है, और जहाँ पार्टिकल क्राउडेड नहीं है वो एक लो डेंसिटी रीजन है। तो साउंड जब प्रोपगेट हुआ तो किसी किसी जगह पे हाई डेंसिटी रीजन बना, जिसे आप हाई प्रेशर रीजन भी कह रहे हैं, और किसी किसी जगह पे लो प्रेशर रीजन भी बना, जिसे आप लो डेंसिटी रीजन भी कह रहे हैं। तो हाई डेंसिटी रीजन और लो डेंसिटी रीजन बनाता हुआ साउंड प्रोपगेट हुआ। तो यहाँ देखो, ये जो रीजन बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाई प्रेशर रीजन है और हाई डेंसिटी रीजन है। यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और ये जो रीजन बना है, ये रीजन एक लो प्रेशर रीजन है और एक लो डेंसिटी रीजन है। इसमें डेंसिटी कम है। देखो इतने बड़े से रीजन में केवल इतने सारे पार्टिकल्स हैं, बट इस रीजन में देखो कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इसीलिए हाई डेंसिटी कहते हैं इसे, और इसे हाई प्रेशर कहते हैं। लो डेंसिटी लो प्रेशर। अगेन आगे बढ़ोगे तो अगेन आपको एक हाई प्रेशर रीजन मिलेगा और हाई डेंसिटी रीजन मिलेगा। अगेन आगे बढ़ोगे आपको लो प्रेशर रीजन मिलेगा, फिर आपको लो डेंसिटी रीजन भी मिलेगा। अगेन आगे बढ़ने पे आपको हाई डेंसिटी रीजन मिलेगा और हाई प्रेशर रीजन भी मिलेगा। बताइए, समझ आया? अब ये जो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर वाले रीजन है ना, इस रीजन को हम कहेंगे कंप्रेशन। और ये लो डेंसिटी और लो प्रेशर वाले रीजन है ना, इसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। तो आंसर मिल गया आपको। साउंड कैसे प्रोपेगेट करेगा? साउंड प्रोपेगेट्स in the form of compression and rarefaction in the region. What are compression? Compression is a region of high pressure and high density. What is rarefaction? Rarefaction is a region of low pressure and
लो डेंसिटी। हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाले रीजन को कंप्रेशन कहते हैं। वर्ड कंप्रेस से आया है कंप्रेशन। ये पार्टिकल्स कंप्रेस हुए तो कंप्रेशन आया, ये पार्टिकल अलग अलग हुए तो रेयरफैक्शन आया। इज दैट क्लियर? तो साउंड प्रोपगेट इस फॉर्म में करते हैं। अब इसी चीज़ को पता है लाइन के फॉर्म में एनसीईआरटी में बताया गया है। जहाँ जहाँ पे लाइन बहुत क्लोज है, ऐसा लाइन बनाया हुआ है, वो है आपका कंप्रेशन वाला रीजन। और जहाँ पे लाइन दूर दूर बनाया हुआ है, ये है आपका लो प्रेशर रीजन। अगेन हाई प्रेशर रीजन बनाया हुआ है, अगेन हाई प्रेशर रीजन, अगेन लो प्रेशर रीजन, अगेन हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इस चीज़ को ग्राफिकल वे से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफिकल वे। तो ये हमारा हो गया हाई प्रेशर रीजन, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन। तो हम वेव को या साउंड को स्टडी करने के लिए, फर्दर स्टडी करने के लिए हम ये डायग्राम्स नहीं बनाते। हमें पता करना है कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव कैसा है, साउंड कैसा है, क्या स्पीड है उसका, वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसे स्टडी करने के लिए हम इसी चीज़ को बनाते हैं एक ग्राफ में। तो ग्राफ में कुछ ऐसा हम बनाते हैं, देखो ये हो गया मेरे पास एक ग्राफ। आपके एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया हुआ है ना, वो ऊपर और नीचे बना कर दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा समझेंगे। पहले ये समझ लो, नॉर्मली समझ लो। तो ये हमारे पास ऊपर में ये डेंसिटी भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे ये डेंसिटी भी हो सकता है, और ये प्रेशर भी हो सकता है। डेंसिटी और प्रेशर बच्चों दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता ये। बट ये देखो ग्राफ में ये हो गया हमारा जीरो का पोजीशन, और ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव। तो जैसा एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाकर दिखा रहा हूँ। इसका एक और तरीका है बनाने का, मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है, अभी समझ लो इसको। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंसिटी मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, यहाँ से 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा डेंसिटी, और कम होगा तो नीचे की तरफ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा, तो डेंसिटी बढ़ा, फिर घटा, फिर कंप्रेशन आया, फिर डेंसिटी बढ़ा, फिर डेंसिटी घटा, अगेन कंप्रेशन आएगा, डेंसिटी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे हाई डेंसिटी, इस पॉइंट पे देखो डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा, और ये डिस्टेंस का ग्राफ है, नीचे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। तो हम ग्राफ को या वेव्स को इस तरह बना करके पढ़ते हैं, इसे हम वेव कहते हैं, वेव। ये वेव हम बना करके ग्राफ में साउंड को स्टडी करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर, और ये हो गया मिनिमम लो डेंसिटी एंड लो रीजन, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज कम होता है और पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होते हैं। अगर इसको नंबर लाइन की तरह देखोगे तो ये 0 हो गया, +1 +2 +3 +4, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4। तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज से कम होते हैं, छोटा होता है। तो इसीलिए ये रीजन जो है ना, नीचे वाला रीजन, ऊपर वाले रीजन, जहाँ पे ऊपर आपको ये इस तरह से पीक दिख रहा है, टॉप में माउंटेन की तरह जो बना हुआ है, हिल की तरह जो बना हुआ है, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहेंगे? क्रेस्ट। और इसे कहेंगे ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। ये अगेन हो जाएगा क्रस्ट और ये हो जाएगा ट्रफ। तो जहाँ पे हाई डेंसिटी रीजन और हाई प्रेशर रीजन होता है उसे आप क्रस्ट कहते हैं, और वैली वाले रीजन को, जहाँ पे लो डेंसिटी और लो प्रेशर होगा, उसे ट्रफ कहेंगे। तो ये जो रेयरफैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रफ को, अगेन कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है क्रस्ट को, अगेन रेयरफैक्शन ट्रफ, अगेन कंप्रेशन क्रस्ट। अब एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा सही तरीका तो नहीं बोला जा सकता है साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज साउंड वेव्स का डेंसिटी और इसका प्रेशर दोनों स्केलर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो ये लाइन है ना, इस लाइन को हम नीचे कर देंगे, सारे वैल्यूज़ को पॉजिटिव करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं कोई भी वैल्यूज़ को नेगेटिव में नहीं लेकर जाऊँगा, ऊपर में ही हम समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? डेंसिटी, यहाँ हो गया डेंसिटी, और क्या हो गया? और हो गया प्रेशर, या तो डेंसिटी या फिर प्रेशर, और इधर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ देखो, हाई प्रेशर रीजन है ये वाला, ये रीजन हाई प्रेशर रीजन है। तो यहाँ पे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, डेंसिटी बढ़ाऊंगा, ये हो गया डेंसिटी ज़्यादा। उसके बाद लो प्रेशर रीजन आएगा, तो मैं इस ग्राफ को नीचे जाने नहीं दूंगा, मैं यहीं से इस ग्राफ को पलट दूंगा। देखो ये हो गया अगेन हाई प्रेशर रीजन, फिर अब लो प्रेशर रीजन बना, अगेन हाई प्रेशर रीजन, अगेन लो प्रेशर रीजन, अगेन हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी, अगेन लो प्रेशर। ये अब ये ग्राफ नेगेटिव में नहीं जा रहा है जैसा यहाँ पे जा रहा था, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता ये, बिकॉज आप डेंसिटी और प्रेशर जानते हैं, कभी भी डेंसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ में नीचे नहीं बना रहा हूँ। अब समझ जाना, ये ऊपर वाला जो पोजीशन है ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया ट्रफ, अगेन क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट?
क्रस्ट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी. व्हाट इज ट्रफ? द वैली पोर्शन जिसमें लो डेंसिटी और लो प्रेशर होता है उसे हम ट्रफ करते हैं. तो वेव के फॉर्म में हम सारे ग्राफ्स को, सारे साउंड के वेव्स को इस तरीके से बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड्स का होगा वो हम इस ग्राफ से समझेंगे. इसका वेव लेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारा कुछ हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों ये था हमारा साउंड का पहला लेक्चर. अब आप मेरे को बताओ ये साउंड का पहला लेक्चर आपको समझ आया है या नहीं, और अगर नहीं समझ आया तो इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आया है. ठीक है, वेट करेंगे सेकंड लेक्चर का, कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का, ताकि आप रिवीजन भी कर लें. तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.